प्रसन्न व मधुर व्यक्ति सदैव सफल होता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव प्रसन्न रहें, मधुर रहें और निरंतर संघर्ष करते रहें। जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। नमस्कार साथियों, आज के इस सेशन में मैं लेकर आया हूँ शिक्षण अभियोगिता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड तथा शिक्षण कौशल अर्थात टीचिंग स्किल से संबंधित 14 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की एक बेहतरीन सीरीज। और ये सभी क्वेश्चन आंसर आपके सिलेबस से संबंधित हैं, इसलिए यह क्लिप आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चलो शुरू करते हैं आज के इस विशेष संवाद को। कल के सत्र के अंत में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में पिन करना था। कई लोगों ने इसका सही उत्तर भी दिया। प्रश्न था पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं, यानी रीइंफोर्समेंट कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन थे 2, 3, 4, 5। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 3 प्रकार के। पुनर्बलन 3 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और दंडात्मक। कई किताबों में आपने पुनर्बलन के 2 प्रकार भी पढ़े होंगे। वह पहले नंबर पर मानते हैं सकारात्मक पुनर्बलन को, दूसरा मानते हैं नकारात्मक पुनर्बलन को, और दंडात्मक पुनर्बलन को वह नकारात्मक के अंदर ही मानते हैं, इसलिए वह 2 कहते हैं। यदि परीक्षा में ये दोनों आते हैं 2 और 3 वाले ऑप्शन, तो आप 3 पर क्लिक करोगे, अदरवाइज 3 नहीं आता तो आप 2 पर क्लिक करोगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा तीनों के बारे में बता देता हूँ। सकारात्मक पुनर्बलन किसी पीर या अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाते हैं। जैसे कई बार अध्यापक छात्रों के सही उत्तर पर कक्षा में वाह कहते हैं, बहुत अच्छे कहते हैं, अच्छा प्रयास है कहते हैं, या गुड, वेरी नाइस, एक्सेलेंट, ग्रेट, इस प्रकार से कहते हैं, तो वह है सकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन किसी अप्रिय अनुक्रिया की संभावना को कम करता है। जब बच्चा किसी प्रश्न का उत्तर सही नहीं बताता या उसमें कोई त्रुटि रखता है तो उसकी संभावना को बच्चा दोबारा ना दोहराए, इसलिए नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। कई बार अध्यापक का छात्रों के गलत उत्तरों पर नहीं कहना, बिल्कुल गलत कहना, फिर से प्रयास करें, फिर कोशिश करें, इस प्रकार से कहना, ये है नकारात्मक पुनर्बलन। और दंडात्मक पुनर्बलन में अध्यापक किसी गलत क्रिया पर छात्रों को शारीरिक या मानसिक दंड देता है, यानी फिजिकली और मेंटली पनिशमेंट देता है, उसे कहते हैं दंडात्मक पुनर्बलन। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सदैव दंडात्मक पुनर्बलन से बचने की सलाह दी जाती है। ये कहा जाता है कि दंडात्मक पुनर्बलन नहीं दिया जाना चाहिए, और शिक्षक गणों को अधिकांशतः सकारात्मक पुनर्बलन का ही प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो सबसे अच्छा सकारात्मक पुनर्बलन ही माना जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 3 प्रकार के होते हैं पुनर्बलन। अगला प्रश्न है आज का, ये पहला प्रश्न मान सकते हैं, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है, यानी लैंग्वेज सीखने का इफेक्टिव उपाय कौन सा हो सकता है इनमें से। पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना या वार्तालाप करना। देखा जाए तो इन चारों तरीकों से बच्चा भाषा सीख सकता है, लेकिन हमें प्रभावी उपाय को यहाँ पर ढूंढना है, एक ऑप्शन को क्लिक करना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, वार्तालाप करना। यानी जब बच्चे आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उससे वह अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे, आपस में सुनेंगे भी, बोलेंगे भी, परिणाम स्वरूप वह भाषा को प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का सही उत्तर होगा। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगला प्रश्न है, शिक्षण का कार्य, टीचिंग वर्क, हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के वश का नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते। आप बताइए शिक्षण का कार्य कौन कर सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, हर व्यक्ति के वश का नहीं है।
यानी टीचिंग कार्य करना, शिक्षण कार्य करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। शिक्षण कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर शिक्षण करने के कौशल हो, शिक्षण सूत्रों का ज्ञान हो, शिक्षण अभिरुचि का ज्ञान हो, विषय का नॉलेज हो, शिक्षण के प्रति उसकी रुचि हो, बाल मनोविज्ञान का भी उससे ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से शिक्षण के प्रति उसकी जो रुचि है वो अच्छी होनी चाहिए, वही व्यक्ति शिक्षण कर सकता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है शिक्षण कार्य करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है नीचे अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से कौन गलत है। तो यहाँ पर अच्छे शिक्षण की 4 विशेषताएं दी गई हैं, गुड टीचिंग की 4 कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं, हमें सही को बताना है इनमें से। अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है, प्रेरणादायक होता है, सुनियोजित होता है या पथ प्रदर्शक होता है। बताइए इनमें से कौन सा गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 आदेशात्मक होता है। अच्छा शिक्षण आदेशात्मक नहीं होता बल्कि प्रेरणादायक होता है, यानी मोटिवेशनल होता है। सुनियोजित होता है अर्थात प्लान्ड होता है, इसके लिए शिक्षक पहले ही पाठ योजना बनाता है और उस पाठ योजना के अनुसार शिक्षण करता है। पथ प्रदर्शक होता है, यानी छात्र छात्राओं के लिए सुयोग्य मार्ग को सुनियोजित करता है, अर्थात एक अच्छे पथ की ओर बच्चों को प्रदर्शित करता है, अच्छा मार्ग दिखाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि आपके फैमिली के कोई मेंबर्स, आपके दोस्त, आपके कोई शुभचिंतक जो शिक्षण से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सके, उनके मंजिल को पाने के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है। शिक्षा का एक सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, तो इसका अर्थ क्या है इनमें से। शिक्षक को कक्षा में अत्यधिक क्रियाशील रहना चाहिए। बालक क्रियाशील होते हैं, उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। क्रियाशील बालकों को काम में व्यस्त रखना चाहिए, अन्यथा वे अनुशासनहीन बन जाते हैं। उपरोक्त से भी हमें बताना है शिक्षा के क्रियाशीलता के सिद्धांत का इनमें से सही अर्थ कौन सा है। आप वीडियो को पॉज करके समझ लीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर पिन कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। बालक क्रियाशील होते हैं, यानी जो बच्चे हैं वो एक्टिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्रियाशीलता के सिद्धांत का यह सही अर्थ माना जाएगा। और कई लोग यह शिकायत कहें या क्वेरी कहें, कह रहे हैं कि उन्हें वीडियो अच्छी नहीं दिख रही है, यानी क्लियर नहीं दिख रही है। मैं आपको सुझाव देता हूं कि आपके यहाँ पर इंटरनेट की जो स्पीड है वो थोड़ा सा स्लो होगी। आप एक काम कीजिए, अपने मोबाइल फ़ोन में जब आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पर क्लिक कीजिए, दाएं तरफ ऊपर 3 डॉट होंगे उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ अंदर एक ऑप्शन होगा क्वालिटी का। क्वालिटी पर क्लिक करके आप उसके अंदर एक एडवांस का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए और उसे 360p पर सिलेक्ट कर दीजिए, फिर आप वीडियो को क्लियर और स्पष्ट देख पाओगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि। शिक्षा का एक सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत, यह क्या बताता है। शिक्षक को अपने छात्रों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए। शिक्षक को बालक में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। रुचि से छात्रों का जीवन संवरता है। छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते। तो शिक्षा का रुचि का सिद्धांत क्या बताता है, इन चारों में से सही उत्तर को हमें बताना है। आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते, यह कहता है शिक्षा का रुचि का सिद्धांत। और ऐसा होता भी है, यानी जिस कार्य में बच्चों को अच्छी रुचि नहीं होती, उनका इंटरेस्ट नहीं होता, उसे वे मन लगाकर यानी समर्पित भाव से नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यानी स्टूडेंट्स को क्या
और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। तो यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या रुचि का सिद्धांत? बताइए। रुचि का सिद्धांत तो अभी हमने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, चयन का सिद्धांत। ठीक है, यानी बच्चे को क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है इसका चयन कौन करेगा, इसका निर्णय कौन लेगा? शिक्षक लेगा। तो चयन का सिद्धांत इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए योर सिलेक्शन श्योर और उस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ पर हम कई प्रकार का अदर्स नॉलेज भी शेयर करते हैं और वहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेरी भी करते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए अपनी बातें वहाँ पर रखते हैं। वह एक प्रकार का खुला मंच है। अगला प्रश्न है, एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण जरूरी होते हैं, यानी एक गुड एग्जाम, एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण होते हैं जरूरी। वो कौन कौन से हैं? वैधता, विश्वसनीयता या व्यावहारिकता? व्यापकता, मूल्यांकन और व्यावहारिकता। वैधता, मूल्यांकन और व्यावहारिकता। व्यापकता, विश्वसनीयता और मूल्यांकन। तो एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण जरूरी होते हैं, वो कौन कौन से हैं इनमें से? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, उसमें वैधता होनी चाहिए, यानी परीक्षा वैध होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। उसमें विश्वास होना चाहिए, अर्थात उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, और व्यावहारिकता भी होनी चाहिए। यह इसका सही उत्तर होगा। और कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाता है, कई बार केवल वैधता, विश्वसनीयता, व्यावहारिकता 3 ऑप्शन देगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से वैधता ही होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न की भाषा, उसके विकल्पों की भाषा समझनी जरूरी है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें क्लास टीचिंग की बेस्ट प्रणाली, बेस्ट मेथड इनमें से कौन सी है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, यानी प्रश्न उत्तरों की आवश्यकता ना पड़े। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, अर्थात टीचर क्वेश्चनिंग करे। छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, यानी स्टूडेंट्स टीचर से जो उसके डाउट्स हैं उनका समाधान करे, क्वेश्चन करे। अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे, यानी वे आपस में प्रश्न पूछे एक दूसरे से। तो उत्तम प्रणाली कौन सी इनमें से? देखा जाए तो चारों उत्तर आपको सही लग रहे होंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। यह उत्तम प्रणाली है शिक्षण की, कक्षा शिक्षण की, यानी एक सजीव कक्षा होगी जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों एक्टिव होंगे, दोनों सक्रिय होंगे, और बच्चे भी बिना भय के, बिना संकोच के, बिना झिझक के टीचर से प्रश्न पूछेंगे अपने डाउट्स दूर करने के लिए, और टीचर भी प्रश्न पूछेगा बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान को, उनके वर्तमान ज्ञान को, अपने टीचिंग के ज्ञान को पढ़ाने, जांचने के लिए, समझने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए ज्यादा बड़ी रुकावट है? इनमें से कौन सा अवरोध संप्रेषण है, संप्रेषण में जो अवरोध है वह ज़्यादा बड़ी रुकावट है? भौतिक अवरोध, अंतः क्रिया संबंधी अवरोध, संवेगात्मक अवरोध, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह संप्रेषण से संबंधित प्रश्न है। तो कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए ज़्यादा बड़ी रुकावट है? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, संवेगात्मक अवरोध। संवेगात्मक अवरोध को अवरोध संप्रेषण के लिए ज़्यादा बड़ी रुकावट माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? यानी टीचर जो कहता है कथनी और जो करता है उसमें अंतर या भेद या डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर इनका नहीं है, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय या जाकिर हुसैन? देखा जाए तो ये चारों के चार शिक्षाविद हैं, इन्होंने शिक्षा पर अपने विचार दिए हैं, अपना दर्शन दिया है। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा होगा? 2, महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अगला प्रश्न है, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जिज्ञासा, जिज्ञासा क्या होती है? जन्मजात होती है यानी बाय बर्थ होती है, ज्ञान से बढ़ती है, पैदा की जाती है, या अध्यापक में अवश्य होनी चाहिए। तो जिज्ञासा के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही है? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 होगा, पैदा की जाती है। यानी आप बच्चे में पढ़ने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हो, उसे पैदा कर सकते हैं, अर्थात उसे जनरेट कर सकते हैं। किसी बच्चे में यदि जिज्ञासा नहीं है तो उसको आप इस प्रकार से मोटिवेट करोगे, इस प्रकार से अभिप्रेरित करोगे कि उसमें पढ़ने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, जिज्ञासा पैदा हो जाए। ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको एग्जाम हॉल में अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है, धैर्य रखना है। यहाँ पर पूछा गया है, आपने किसी छात्र को दंड दिया, ध्यान से देख लो, आपने किसी छात्र को दंड दिया, चाहे शारीरिक दिया मानसिक दिया, बाद में पता लगता है कि उससे जिस अपराध का दंड दिया गया वह अपराध उसने किया ही नहीं था, ऐसी हालात में आप क्या करोगे? ठीक है, समझ लीजिए, आपने किसी बच्चे को दंड दिया और कुछ समय बाद पता लगा कि जिसको आपने दंड दिया उसने वह अपराध किया ही नहीं था, हो सकता किसी और ने किया था या किसी ने किया ही नहीं था। तो आप क्या करोगे ऐसी स्थिति में? ऐसी परिस्थिति में छात्र के समक्ष खेद प्रकट करेंगे, यानी छात्र के समक्ष खेद दुख प्रकट करेंगे। बाद में कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं, यानी कोई फायदा नहीं है बाद में कुछ भी करने से, कहने से। लगातार यही कहेंगे कि उसे ठीक ही दंड दिया गया था, यानी अपनी बात पर अड़े रहेंगे कि आपको जो दंड दिया गया वो सही था, हमने गलत नहीं दिया। इस बात का पता लगाएंगे कि यदि उसने अपराध नहीं किया था तो किसने किया था, यानी कक्षा में पता करेंगे कि यदि इसने नहीं किया तो किसने किया। तो क्या करेंगे आप ऐसी स्थिति में? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, छात्र के समक्ष खेद प्रकट करेंगे। टीचर्स की सबसे महानता, सबसे महान गुण होता है अपनी गलती स्वीकार करना, धैर्य के साथ, बिना किसी गलत रिएक्शन के। तो यदि आप बच्चे के सामने खुद ही खेद प्रकट करेंगे कि मेरे को ये पता नहीं था कि गलती आपने की है और मैंने आपको पनिशमेंट दिया, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि बच्चा भी टीचर के प्रति अच्छी भावना रखेगा, यानी गलत नहीं सोचेगा, और टीचर्स और विद्यार्थी के जो आपसी संबंध हैं वो भी सकारात्मक होंगे, यानी अच्छे होंगे। तो आप खेद प्रकट करेंगे, यानी एक प्रकार से आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जीवन में गलती स्वीकार करना ही सबसे बड़ी महानता होती है किसी शिक्षक की, किसी व्यक्ति की। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है। यदि आप क्लास में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, तो इनमें से सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी है? बाहरी हस्तक्षेप, यानी बाहर से कोई इंटरफेयर कर रहा है, कक्षा में शोरगुल, कक्षा में हल्ला हो रहा है, शिक्षण सामग्री का अभाव, यानी कक्षा में सहायक शिक्षण सामग्री नहीं है, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, यानी टीचर्स का जो लेवल है उस पर डाउट है बच्चों को या किसी और को। कक्षा में संप्रेषण से सबसे शक्तिशाली बाधा है ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, यानी जो टीचर है उसके स्तर पर, उसके लेवल पर डाउट होना बच्चों को। ठीक है, बाकी इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, इसे भी आप मैनेज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है ये आज का। यहाँ पर पूछा गया है, एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वो हो। एक कॉलेज की अध्यापिका है यानी प्रोफेसर है, वह वास्तव में स्टूडेंट्स की सहायता करती है, हेल्प करती है यदि वह कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, यानी कक्षा में नोट्स लिखवा रही है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है कि बच्चे क्वेश्चनिंग करें, इसके लिए बच्चों को मोटिवेट करती है, प्रोत्साहित करती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, यानी जब वो इवैल्यूएशन कर रही है तो निष्पक्ष भाव से कर रही है, पाठ्यक्रम समय से पूरा करती है, यानी जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसे समय से पूर्व कंप्लीट कर रही है।
तो वास्तव में विद्यार्थी की सहायता कर रही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। किसी भी शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि या सबसे बड़ी सहायता किसी बच्चे के लिए यही है कि यदि वह टीचर बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित कर देती है, बच्चे बिना डर के, बिना झिझक के, बिना किसी डाउट के, बिना डर के टीचर से प्रश्न पूछते हैं और पढ़ने के लिए उत्साहित होते हैं, जागरूक होते हैं, मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं, जिज्ञासा उत्पन्न होती है उनमें, तो वह शिक्षक की सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी सहायता है विद्यार्थियों के लिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मुझे लगता है आप प्रश्न की भाषा समझ चुके होंगे और आपके डाउट्स भी दूर हो गए होंगे। आज हमने कुल 14 प्रश्न हल किए जो कि शिक्षण अभिरुचि और शिक्षण कौशल से संबंधित है। मुझे लगता है ये सभी प्रश्न आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए लाभदायक रही, आपको इससे बेनिफिट हुआ तो शेयर कीजिएगा, लाइक यदि नहीं की तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए हमारे लिए उत्साह बढ़ाने के लिए एक फीडबैक के तौर पर, और शेयर कीजिएगा वीडियो ताकि आपके दोस्त, आपके परिवार के अन्य सदस्य, आपके शुभचिंतक जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग से संबंधित, वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी।